आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए बेहद ही उपयोगी जो व्याकरण का विषय बिंदु है पद परिचय, उसके बारे में हम बच्चों आज वीडियो क्लास में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने जो विभिन्न जो वीडियोज़ के माध्यम से जो पद परिचय में प्रयुक्त होने वाले जो विषय बिंदु हैं उनके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करते हैं पद परिचय का अध्ययन करना। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पद किसे कहते हैं। जब हम पद परिचय की बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानने का प्रयास करें आखिर पद होता क्या है। तो बच्चों, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, उपयोग में आ जाता है, तो वो शब्द पद कहलाता है। जो शब्द है वाक्य में विभिन्न प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, जैसे संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, कर्म के रूप में, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो जिस प्रकार वो शब्द है विभिन्न प्रकार से उस वाक्य में प्रयुक्त होता है। अब बच्चों, दूसरा सवाल आता है कि आखिर पद परिचय क्या है। हमने पद समझ लिया कि जो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो गया तो पद हो गया। अब ये पद परिचय क्या है। तो बच्चों, पद परिचय क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें, जिसके बारे में एक बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो जो पद परिचय है, जब पद परिचय का मतलब है कि जो पद वाक्य में प्रयुक्त हुआ है उस पद का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना, कि उस पद का जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या भेद है, क्या उपभेद है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है आदि का हम इसमें पूरा परिचय उसके माध्यम से हम इस जो उसको प्रदान करते हैं, तब वो पद परिचय कहलाता है। बच्चों, पद परिचय को हम शब्द बोध के नाम से भी जानते हैं, शब्द का ज्ञान। तो हमको पूरा परिचय हमको उसके माध्यम से हमको देना होता है। तो बच्चों, जैसा हमने पढ़ा कि पद जो है वाक्य में विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि संज्ञा, जब पद संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका पद परिचय हम कैसे लिखें। या अगर हमको MCQ है, चूँकि आपको जानते हैं बच्चों कि इस बार CBSE ने जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया है, इस बार कक्षा 10वीं का जो ग्रामर पोर्शन है वो भी MCQ आएगा। तो आपको जो संज्ञा का पद परिचय उसमें क्या चुनाव करना है, किस प्रकार हम उसको लिखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि संज्ञा के पद परिचय में हमको लिखना क्या होता है, हमको क्या देखना है कि वो सही है या गलत है। तो संज्ञा के पद परिचय में हमको निम्न बातें हमको लिखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी कि संज्ञा का भेद कौन सा है, क्या वो संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञा का लिंग क्या है, क्या वो पुल्लिंग है, क्या वो स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखते हैं संज्ञा का वचन क्या है, क्या वो एक वचन है, क्या वो बहुवचन है। इसके बाद कारक क्या है, कारक जो हमने 8 प्रकार के कारक बताए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसको कारक का भेद लिखना हमको अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं कि उस संज्ञा पद का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में क्या संबंध है, तो वो संबंध भी हमको लिखना होता है। बच्चों, उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हम ऐसे वाक्य लेते हैं जिसमें जो पद है वो संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, उसका हम पद परिचय कैसे लिखें। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कि एक वाक्य है, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शब्द पकड़ते हैं, पद पकड़ते हैं, सर्कस। तो सर्कस जो शब्द है, चूँकि सर्कस में जो शब्द है वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का एक समूह का बोध करा रही है। वचन कौन सा है, एक वचन है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। कारक में पेपर आ गया, सर्कस में, तो अधिकरण कारक है। और अधिकरण किसका है, क्रिया का, हमको क्रिया का स्थान बता रहा, क्रिया का अधिकरण है ये, ठीक है। दूसरा शब्द लेते हैं हम इसमें मनुष्य। मनुष्य भी क्या है, संज्ञा है, और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। अब चूंकि मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं तो मनुष्य किस कारक के रूप में, इस वाक्य का कर्ता मनुष्य, इसलिए कर्ता कारक है। बहुवचन है क्योंकि मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, अगर हैं की जगह है होता तो एक वचन हो जाता। मनुष्य पशुओं पर शासन करता है तो एक वचन होता, चूंकि करते हैं तो बहुवचन हो गया। पुल्लिंग है, ठीक है। इसके बाद हम शब्द लेते हैं पशुओं पर। पशु क्या है, एक बार फिर संज्ञा है, जातिवाचक है, बहुवचन है पशुओं पर।
और पर लग गया तो ये अधिकरण कारक है, और अधिकरण किसका है? क्रिया का अधिकरण है। इसके बाद शब्द देते हैं शासन। शासन क्या है? संज्ञा है, और ऐसी संज्ञा है जिसको हम छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और एक वाक्य में कर्म का काम कर रही है इसलिए कर्म कारक है, और एक कर्म किसका है? क्रिया का कर्म है। तो बच्चों संज्ञा का जो पद परिचय मैंने आपको ये जो चार पदों के माध्यम से, चार उदाहरणों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि संज्ञा का पद परिचय हम कैसे लिखते हैं। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय कैसे लिखें। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के पद परिचय में हम क्या लिखें ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सर्वनाम के पद परिचय में हमको कौन कौन सी बातें लिखनी है। सबसे पहली बात सर्वनाम का भेद लिखना है कि सर्वनाम के जो भेद हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इनमें से उसका भेद कौन सा है। अगर वो पुरुषवाचक है तो कौन सा पुरुष है? क्या वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं और हम और उसका परिवार उत्तम पुरुष है, तुम और आप और उसका परिवार मध्यम पुरुष है, वह, यह, वे, ये अन्य पुरुष हैं। तो हमको पुरुष का, अगर सर्वनाम पुरुषवाचक है तो हमको पुरुष का भेद लिखना है। इसके बाद उसका लिंग कौन सा है, क्या वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। इसके बाद वो किस कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, आठों कारकों में से कौन सा कारक है वो, उसका भेद लिखना है हमको। इसके बाद उसका क्रिया से संबंध है अन्य पदों से, वो क्या संबंध है उसके बारे में हमको लिखना होता है या चयन करना पड़ता है। बच्चों उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि जो एक वाक्य लेते हैं जिसमें सर्वनाम का पद परिचय कैसे लिखें वो जानने का प्रयास करते हैं। तो वाक्य लेते हैं, वाक्य है हमारा, मैंने घड़ी खरीदी और मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, ये वाक्य है। तो इसमें जो मैंने शब्द है वो सर्वनाम का काम कर रहा है। कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है, मैंने खरीदी एक वचन है। इसके बाद मैंने घड़ी खरीदी, अब मैंने जो शब्द है स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। इसके बाद कारक कौन सा, खरीदने काम कौन कर रहा है? मैंने, इसलिए वो कर्ता कारक है, कर्म जो क्रिया को करने वाला है, वो जो खरीदी जो क्या है क्रिया उसका करने वाला है, तो खरीदी क्रिया का कर्ता। इसके बाद दूसरा शब्द देखिए हम जिसमें सर्वनाम का काम कर रहा है वो इसमें है मैं और इसे। तो हम इसे वाला हम देखते हैं, जो इसे शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वचन कौन सा है? एक वचन है। अब चूंकि ये घड़ी के लिए आया है तो ये स्त्रीलिंग है। क्या खरीदी? घड़ी, और ये किसी ने सकता जो तो ये कर्म का काम कर रहा है तो कर्म कारक है, और दे सकता क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार जो इसमें जो मैं शब्द है वो भी इसमें सर्वनाम का काम कर रहा है। तो मैं सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, ठीक है। कर्ता कारक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम सर्वनाम का पद परिचय लिखेंगे। इसके बाद जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विशेषण का पद परिचय हम कैसे लिखें। अब विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब विशेषण शब्द होगा उसका पद परिचय कैसे लिखेंगे, उसमें क्या लिखते हैं हम। तो जो विशेषण का पद परिचय है उसमें हम कौन कौन सी जानकारी हमको लिखनी आवश्यक है या फिर चुननी आवश्यक है। तो सबसे पहले उसका भेद, क्या वो गुणवाचक है, क्या वो संख्यावाचक है, या वो परिमाणवाचक है, या वो सार्वनामिक या संकेतवाचक है, इसका हमको ध्यान रखना है, इसको हमको पहचानना है। इसके बाद उसका लिंग क्या है, या वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब चूंकि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो संज्ञा सर्वनाम का जो लिंग होगा वही उस विशेषण का लिंग और वचन होगा। तो वचन कौन सा है। इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं उसकी अवस्था कौन सी है, डिग्री कौन सी है। जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसी प्रकार हिंदी में विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमावस्था मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इसको भी हमको लिखना और चुनना आवश्यक है। इसके बाद विशेष्य कौन सा है, किस विशेष की विशेषता बता रहा है वो। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषण के माध्यम से विशेषता बताई जाती है तो उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य कौन सा, इसको भी हमको लिखना या चुनना आवश्यक है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं
जिसमें एक वाक्य देखते हैं जिसमें हम विशेषण का पद परिचय लिखने का या जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है हमारा जो एक वाक्य, उस वाक्य को, वो वाक्य कौन सा है? यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। तो इसमें जो ये पहला शब्द है जो विशेषण का काम कर रहा है वो है यह। अब चूंकि यह वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा के आगे लग करके सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यह क्या है? विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। वचन कौन सा है? एक वचन है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि घड़ी की विशेषता बता रहा है, तो घड़ी स्त्रीलिंग है, तो यह भी कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग ही होगा, क्योंकि विशेषण का वही लिंग और वचन होता है जो कि संज्ञा का या सर्वनाम का होता है, जिसकी वो विशेषता बता रहा है। और विशेष्य क्या है? घड़ी। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो शब्द इसमें विशेषण का कार्य कर रहा है वो है छोटे। अब जो छोटे वर्ड है विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। इसके बाद वचन कौन सा है? भाई का वचन एक वचन है, इसलिए विशेषण भी एक वचन का होगा। पुल्लिंग है क्योंकि भाई पुल्लिंग है। और छोटा जो वर्ड है मूलावस्था है, और विशेष क्या है? भाई है। तो हम इन सब के बारे में जानकारी पद परिचय के माध्यम से देनी हमको अति आवश्यक है। बच्चों, इसके बाद जानने का प्रयास करते हैं कि क्रिया का पद परिचय क्या होता है, कैसे देते हैं। तो क्रिया क्या होती है? वाक्य में जो कुछ कार्य हो रहा है वो कार्य क्रिया कहलाता है। अब क्रिया का पद परिचय हम कैसे लिखें और उसके बारे में, उसको पद परिचय में कौन कौन सी बातें लिखनी आवश्यक है, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्रिया का भेद कौन सा है। क्या वो क्रिया अकर्मक है, या वो सकर्मक है, या वो पूर्वकालिक है, या वो अपूर्ण है, या वो सहायक क्रिया है। तो उसका भेद पहचानना हमको आवश्यक है। इसके बाद काल कौन सा है? एक काल जो पद परिचय में काल सिर्फ क्रिया के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं आएगा। तो काल को, टेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या वो वर्तमान काल है, या वो भूतकाल की क्रिया है, या वो भविष्यत काल की क्रिया है। तो इसका हमको पहचानना आवश्यक है। इसके बाद वाच्य कौन सा है? क्या वो कर्तृवाच्य की क्रिया है, क्या वो कर्मवाच्य की है, या वो भाववाच्य की है। इसके बाद देखते हैं लिंग कौन सा है उसका, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। इसके बाद उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में क्या संबंध है। ये सारी जानकारी हमको पद परिचय जो क्रिया का है उसमें देनी आवश्यक है। उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें उदाहरण देखते हैं कि जो इसमें हम जो क्रिया शब्द है उसको छांटने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं अपना फ़ोन किसी को नहीं दे सकता, तो इसमें क्रिया वाला शब्द कौन सा है? दे सकता। अब चूंकि दे सकता क्रिया है, अब क्रिया जो है ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है या अकर्मक है? सकर्मक है। क्या नहीं दे सकता? फ़ोन। वचन कौन सा है? एक वचन है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, क्योंकि जो मैं है दे सकता आया, अगर स्त्रीलिंग होता तो मैं नहीं दे सकती होता। काल कौन सा है? वर्तमान काल है। और वाच्य कौन सा है? ये कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम किसी और क्रिया को जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्वान से बातचीत करने से ज्ञान बढ़ाया जाता है। ये वाक्य है। अब इसमें जो क्रिया है वो बढ़ाया जाता है। अब जानने का प्रयास करते हैं, जो बढ़ाया जाता क्रिया है कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। वचन कौन सा है? एक वचन है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। काल कौन सा है? वर्तमान काल है। और वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य, क्योंकि जो कर्ता के साथ में जो से और के द्वारा लगा हुआ है, और जो क्रिया का परिवर्तन है वो कर्म के अनुसार हो रहा है। ठीक है। तो क्रिया का जो पद परिचय में हमको ये जानकारी आवश्यक है। बच्चों, ये चारों जो चीज़ थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे जो विकारी शब्द थे, ठीक है, जिनमें जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। तो ये विकारी शब्दों का पद परिचय हमने अब तक देखा है। बच्चों, हम जानने का प्रयास करते हैं अविकारी शब्दों का पद परिचय कैसे होता है। ठीक है। तो अविकारी क्या होता है? जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमको क्या क्या जानकारी लिखनी या चुननी आवश्यक है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रिया विशेषण में हमको क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमको निम्न बातें हमको बतानी आवश्यक है। सबसे पहले उस क्रिया विशेषण का भेद क्या है,
क्या वो कालवाचक है, क्या वो स्थानवाचक है, या वो परिमाणवाचक है, या वो रीतिवाचक है। इसके बारे में हमको भेद लिखना है। इसके बाद हमको उस क्रिया को हमको डिफाइन करना है, बताना है जिसकी वो विशेषता बता रहा है। दो चीज़ें हमको क्रिया विशेषण के पद परिचय में लिखनी आवश्यक है। बच्चों आपने देखा इसमें कि इस क्रिया विशेषण के पद परिचय में लिंग, वचन जो आदि का परिचय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया जो अभिकारी शब्द हैं उन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्रिया विशेषण के पद परिचय हमको सिर्फ दो बातें लिखनी है, उसका भेद और जिस क्रिया के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है उस क्रिया के बारे में वर्णन करना। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरणों के माध्यम से हम इस क्रिया विशेषण के पद परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है कि बच्चे बार बार पूछ रहे थे। तो इसमें जो बार बार जो शब्द है वो पूछने की जो क्रिया की विशेषता है, क्रिया कौन सी है? पूछ रहे थे। उस पूछ रहे थे क्रिया की विशेषता वो बता रहा है। तो बार बार क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है। और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है? वो पूछ रहे थे क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसमें गलती से पूछने रहे थे लिख दिया है, पूछ रहे थे क्रिया की विशेषता वो बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, इसमें लिखा देखिए अध्यापक ऐसा सोच रहे थे। अब इसमें जो वर्ड है ऐसा, वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो और कौन सा क्रिया विशेषण है? वो रीतिवाचक है, क्रिया के करने का तरीका बता रहा है वो। ठीक है, और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है? सोच रहे थे जो वर्ड क्रिया है उसकी वो विशेषता बता रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जो दूसरा अभिकारी शब्द है संबंध बोधक, उसका पद परिचय देखते हैं हम कि संबंध बोधक का पद परिचय हम कैसे लिखेंगे, उसमें कौन कौन सी बातों का हमको चुनाव या चयन करना पड़ेगा। तो जो संबंध जो बोधक है उसमें हमको निम्न बातों का पद परिचय लिखना या चुनना आवश्यक है। सबसे पहली बात उसका भेद। हमको ये जानने का प्रयास करना है कि संबंध बोधक में कौन सा है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है, साधनवाचक है, उद्देश्यवाचक है, समानतावाचक है या विरोधवाचक है। बच्चों आपको ये भेद पहचान भी नहीं आ रहे हो तो आपको कम से कम ये जानकारी आवश्यक है संबंध बोधक में कि ये अव्यय है और ये संबंध बोधक का कार्य कर रहा है और किस शब्द का किससे संबंध बता रहा है वो हमको लिखना आवश्यक है। तो अगली जानकारी जो आवश्यक है कि संबंधी जो जिन शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है उनके बारे में जानकारी आवश्यक है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि जो ऐसे वाक्य देखते हैं जिसमें संबंध बोधक का कार्य कर रहे हैं उनका पद परिचय हम कैसे लिखेंगे। तो जो शब्द जो पहला वाक्य है इसमें कि प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, तो इसमें जो के मारे शब्द है वो संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो के मारे संबंध बोधक है और कारणवाचक है। आपको कारणवाचक याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप लिखेंगे अव्यय है, संबंध बोधक है और ये जो प्यास जो संज्ञा है उस प्यास संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ रहा है। संबंध बोधक के बारे में हमने पढ़ा है कि संबंध बोधक का कार्य क्या होता है। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ में संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ जो प्यास संज्ञा है उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित कर रहा है। तो इतनी जानकारी हमको लिखनी या चुननी आवश्यक है। इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य देखें। दूसरे वाक्य हमारा विद्यार्थी गुरुजी के यहाँ रहते हैं। तो इसमें जो शब्द है शब्द युग्म है के यहाँ, ये के यहाँ शब्द युग्म है, ये संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये के यहाँ संबंध बोधक है और ये स्थानवाचक है, स्थान के बारे में बता रहा है। और गुरुजी जो संज्ञा है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या अन्य पदों से स्थापित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम इसको और एग्जाम्पल देखें, हम और उदाहरण देखें। जैसे उदाहरण है पेड़ के नीचे पत्ते गिरे हुए हैं। तो इसमें के नीचे जो शब्द है वो क्या कर रहा है? वो संबंध बोधक का कार्य कर रहा है और ये स्थानवाचक स्थान के बारे में बता रहा है। और पेड़ जो संज्ञा है उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से स्थापित कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें, हम एक और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। वह अपने घर के आसपास की दुनिया ना देख सका। तो इसमें के आसपास जो शब्द है शब्द युग्म है वो संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। तो संबंध बोधक है के आसपास, उसका भेद क्या है? वो स्थानवाचक है और वह जो सर्वनाम है उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ रहा है। तो बच्चों संबंध बोधक में ये अगर आपको इसका भेद याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, अति उत्तम है। अगर आपको भेद याद ना रहे तो कम से कम आप ये लिखेंगे कि ये अव्यय है या वे अभिकारी शब्द हैं।
अव्यय और अभिकारी शब्द एक ही होते हैं, तो या तो अव्यय है और अभिकारी शब्द है। इसके बाद ये संबंध बोधक के रूप में कार्य कर रहा है, और जिस संज्ञा का ये संबंध स्थापित कर रहा है उसके बारे में हमको लिखना या चुनना आवश्यक है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का पद परिचय देखते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यांशों या दो उपवाक्यों या दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंजक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको हमने वाच्य में भी इसके बारे में हल्की फुल्की हमने जानकारी हासिल की थी। तो समुच्चय बोधक का जब हम पद परिचय लिखेंगे या चुनेंगे तो उसमें हम कौन कौन सी जानकारी देंगे? सबसे पहली बात हमको ये देखना चाहिए कि जो उसका भेद क्या है। मोटे तौर पर जो समुच्चय बोधक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वो समुच्चय बोधक होते हैं जो एक ही श्रेणी के एक ही वर्ग के वाक्यांशों उपवाक्यों या पदों को जोड़ते हैं। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक वो होते हैं जो किसी एक मुख्य उपवाक्य को और एक आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, जिनका हमने जो रचना के आधार पर वाक्य भेद में मिश्रित जो वाक्य हैं उनमें जो योजक के रूप में कार्य कर रहे हैं वो सारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। तो बच्चों इसमें एक तो इसका भेद पहचानना आवश्यक है। इसके बाद जिन वाक्यों पदों या उपवाक्यों को ये जोड़ रहे हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी देना आवश्यक है। ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे वाक्य देखते हैं जिसमें समुच्चय बोधक कार्य कर रहे हैं और समुच्चय बोधक का हम पद परिचय कैसे लिखें। ठीक है बच्चों। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, बच्चे ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। तो बच्चों इसमें जो और शब्द है वो समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है और ये दो वाक्यों को ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो और क्या है? समुच्चय बोधक है। भेद क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। बच्चों आपको दिख रहा है संयुक्त वाक्य लग रहा है आपको ना, और है संयुक्त वाक्य है। तो ये दो स्वतंत्र जो वाक्य हैं उनको जोड़ रहा है। और कौन कौन से वाक्य हैं? बच्चे ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैं बता सकता हूँ कि तुमने क्या कहा है। तो इसमें जो कि शब्द है जो समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है और ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो कि समुच्चय बोधक है। भेद क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। और तुमने क्या कहा है और मैं बता सकता हूँ, ये दो उपवाक्यों को, एक आश्रित उपवाक्य और एक मुख्य उपवाक्य, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो हम इस प्रकार इसमें समुच्चय बोधक का पद परिचय हम लिखेंगे। बच्चों अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक का पद परिचय, जिसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे हमारे मन की जो भावनाएं हैं, अचानक निकलने वाली भावना, सडन फीलिंग्स हैं, वो उभर कर आती हैं, शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों ये जानने का प्रयास करते हैं कि विस्मयादि बोधक के पद परिचय में हमको क्या क्या जानकारी लिखनी या चुननी आवश्यक है। तो बच्चों विस्मयादि बोधक के पद परिचय में हमको केवल यह बताना होता है कि विस्मयादि बोधक जो अव्यय जो पद है, शब्द जो कार्य कर रहे हैं, वो किस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। हमको सिर्फ लिखना है कि ये अभिकारी शब्द है या ये अव्यय शब्द है और उसका भेद क्या है, ये विस्मयादि बोधक है। इसके बाद ये विस्मयादि बोधक में किस भाव को प्रकट कर रहा है या बता रहा है, उसके बारे में हमको ये लिखना आवश्यक है। उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें विस्मयादि बोधक हैं और उनका हम पद परिचय कैसे लिखें। जैसे एक वाक्य है जिसमें वह बच्चियां भी खुश हो गईं, तो वह जो शब्द है वो किसका कार्य कर रहा है? विस्मयादि बोधक का कार्य कर रहा है। तो वह विस्मयादि बोधक है और चूंकि वह किस भाव को प्रकट कर रहा है? हर्ष सूचक है, प्रसन्नता व्यक्त करता है, तो हर्ष का भाव या प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहा है। तो हमको सिर्फ इतना ही इसमें लिखना है। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखें इसका कि अरे वह तो 6 रसगुल्ले खा गया। तो इसमें जो अरे शब्द है जो विस्मयादि बोधक का कार्य कर रहा है और आश्चर्य को बता रहा है। तो हम इसके पद परिचय में क्या चुनेंगे या क्या लिखेंगे कि विस्मयादि बोधक है, अव्यय है और ये आश्चर्य सूचक या आश्चर्य का बोधक है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें बच्चों, इसका एक और उदाहरण देखें कि छी छी इतनी बदबू। तो छी छी जो शब्द है विस्मयादि बोधक का कार्य कर रहा है, अव्यय है और ये घृणा सूचक है,
नफरत को बता रहा है कि हमको देख करके उसके मन में हमारे घृणा उत्पन्न हो रही है। तो ये विस्मयादि बोधक है, घृणा सूचक है और घृणा का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं निपात का पद परिचय कैसे लिखें। जो अभिकारी शब्दों में मैंने आपको अभिकारी शब्द 5 प्रकार के बताए थे। क्रिया विशेषण हो गया हमारा, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। अब है निपात। अब निपात क्या होते हैं? निपात वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में किसी चीज़ पर बल देने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए या जोर देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों ये जानने का प्रयास करते हैं कि निपात अगर शब्द आपको अंडरलाइन आ गया, उसका पद परिचय हम कैसे लिखेंगे। तो उसके पद परिचय में हमको केवल ये बताना आवश्यक है कि ये जो शब्द हमको निपात दिया हुआ है ये अव्यय या अभिकारी शब्द है और ये निपात का कार्य कर रहा है और जिस बात पर बल दे रहा है उसके बारे में हम जानकारी दे दें। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे वाक्य देखते हैं जिसमें निपात का कार्य कर रहे हैं, उनका पद परिचय हम कैसे लिखें। जैसे पहला वाक्य हम देखें, मैं जाता तो हूँ। तो यहाँ जो तो शब्द है वो निपात का कार्य कर रहा है और जाने पर बल दे रहा है। तो ये तो क्या है? अव्यय है, निपात है और जाने पर बल देने का कार्य कर रहा है। सिर्फ हमको इतनी जानकारी लिखनी या चुननी आवश्यक है। एक और हम एग्जाम्पल देखें इसका, राम भी मेहनत करता है। तो यहाँ जो भी शब्द है निपात का कार्य कर रहा है और ये मेहनत करने पर बल दे रहा है। ठीक है, तो ये अव्यय है, निपात है और मेहनत करने पर बल दे रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण देखें हम। जैसे राधा ही नाच सकती है। तो यहाँ जो ही शब्द है वो अव्यय है, निपात का कार्य कर रहा है और केवल राधा ही नाच सकती है, इस बात पर वो बल दे रहा है, नाच सकने पर बल दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार हमने जो ये देखे हैं, ये जो हमने पद परिचय के बारे में आप जो विस्तृत अध्ययन किया है, हमने 4 जो विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उनका पद परिचय के बारे में जानकारी हासिल की, हम पद परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 5 जो अभिकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो बच्चों इनके बारे में हमने पद परिचय किस प्रकार लिखा जाए, क्या हमको चुनना आवश्यक है, उसके बारे में हमने जानकारी आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया है। बच्चों उम्मीद है आपको ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई है ये आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।